आप सभी को नमस्ते। संस्कृत वयोनिम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आयुर्वेद के इस महत्वपूर्ण विषय पर आज हमें कुछ चर्चा करनी है, जिसमें से तंत्र युक्ति, यह आयुर्वेद का विषय जो है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि हमें संहिता यानी चरक संहिता हो, सुश्रुत संहिता हो, अष्टांग हृदय हो या कोई भी आयुर्वेद के ग्रंथ हो, उसको यदि ठीक से समझना है तो उसके लिए तंत्र युक्ति को समझना सबसे आवश्यक है। क्योंकि तंत्र यानी है शास्त्र। क्यों तंत्र यानी शास्त्र या तंत्र यानी चिकित्सा भी आप कह सकते हैं। जैसे कि तंत्र युक्ति शब्द की सबसे पहले हम निरुक्ति देखें, निर्वचन देखें तो है त्रायते शरीरम अनेन इति तंत्रम शास्त्रम चिकित्सा च। यानी जिसके द्वारा, त्रायते यानी रक्षण करना, कि जिसके द्वारा शरीर की रक्षा हो ऐसा बताया गया है। शरीर की रक्षा के लिए जो कहा गया है ऐसा ग्रंथ वो भी शास्त्र है, तंत्र है। और जिसके द्वारा शरीर की रक्षा हो सके ऐसी चिकित्सा, शरीर मन सभी का यहाँ शरीर मात्र उपलक्षण है। तस्य युक्तयः, युक्ति यानी युज धातु से 3 प्रत्यय करके युक्ति शब्द बनता है, और तंत्र शब्द में तनु विस्तारे धातु से स्ट्रन प्रत्यय करके तंत्र शब्द बनता है। यानी कि जो तंत्र युक्ति शब्द है वह मूलतः कंपाउंडिंग वर्ड है। ठीक है, सामासिक शब्द है, समास प्रयुक्त शब्द है तंत्र युक्ति। यानी दो शब्दों को मिलकर जब हम कोई शब्द बनाते हैं, ठीक है, जिसमें सामर्थ्य हो, समर्थ पद विधि, ऐसा एक सूत्र है पाणिनि ने समास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र दिया है, समर्थ पद विधि। यानी दो पदों को हम जब संयुक्त करते हैं तो एक दूसरे के प्रति वह आकांक्षित होने चाहिए, समर्थ होने चाहिए, तभी उनका समास हो पाता है। तो ऐसे ही तंत्र युक्ति यह शब्द सामासिक शब्द है, जिसमें तंत्र और युक्ति यह दो शब्द है, जिसमें तंत्र यानी त्रायते शरीरम अनेन इति तंत्रम एवं च तस्य युक्तयः योजना तंत्र युक्त है। इस प्रकार षष्ठी तत्पुरुष समास आप तंत्र युक्ति इस शब्द पर रख सकते हैं। यानी तंत्र को, शास्त्र को समझने की कुंजी, चाबी, ठीक है, की। जैसे हम किसी लॉक को खोलने के लिए उसकी की होती है, बिना की के, बिना चाबी के, बिना कुंजी के कोई भी ताला खुल नहीं सकता। ठीक है, खुल जा सिम सिम कहने पर नहीं खुल सकता। उसी प्रकार हमें शास्त्र को समझने के लिए भी जो शास्त्र की परिपाटी है, जो आचार्यों ने एक कॉमन परिपाटी निश्चित की है, उसके लिए यह तंत्र युक्ति को समझना अत्यावश्यक है। यदि आधुनिक भाषा में कहा जाए तो जिसे हम स्टैंडर्ड प्रोसीजर कहते हैं, ठीक है, तो वही स्टैंडर्ड प्रोसीजर है इस शास्त्र को समझने की, तंत्र युक्ति। और अन्य युक्ति भी बताई गई है कि त्राह अधिकृत्य कृत अध्याय तंत्रोक्ता आयुर्वेद शास्त्रोक्ता युक्ति तंत्र युक्ति। यहाँ पर मध्यम पद लोपी समास करके भी आप तंत्र युक्ति शब्द की व्युत्पत्ति कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने तंत्र युक्ति इस शब्द की निरुक्ति या निर्वचन को जाना। हम आगे देखेंगे कि निर्वचन शब्द जो है वह भी अपने आप में आचार्यों ने उसे तंत्र युक्ति के अंतर्गत परिगणित किया है। निर्वचन भी एक तंत्र युक्ति है। तो निर्वचन तंत्र युक्ति को पढ़ने से पहले हमने तंत्र युक्ति इस शब्द की निर्वचन को, निरुक्ति को हमने देखा। अब बात आती है कि आपने तंत्र युक्ति की व्युत्पत्ति, निरुक्ति, एटिमोलॉजी, जो कुछ भी था वह तो बता दिया, लेकिन तंत्र युक्ति पढ़ने से क्या लाभ होगा। ठीक है, आजकल छात्र जो है ज्यादा प्रश्न नहीं करते हैं, क्वेश्चन नहीं करते हैं, लेकिन पहले जो छात्र थे षड
पुनर्वसु इत्यादि, भेलादि, अग्निवेश आदि, तो वह अत्यंत बुद्धिमान थे और वह गुरुजी से प्रश्न किया करते थे कि यह क्यों हमें पढ़ना चाहिए, इसको पढ़ने से हमें क्या लाभ होगा। तो हर बात पर वह क्यों ऐसा कर देते थे। तो यानी एक क्वेश्चनिंग मेथड जो होती थी वह होती थी। तो गुरुजी ने भी जब तंत्र युक्ति ऐसा पढ़ना है ऐसा बोला तो कहा कि गुरुजी क्यों पढ़े तंत्र युक्ति, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है प्रयोजनम विना मंदोपि न प्रवर्तते, बिना प्रयोजन के तो कोई मूर्ख आदमी भी किसी प्रवृत्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तो फिर हम कैसे प्रवृत्त हो जाए। बात भी सही है। तो तंत्र युक्ति के प्रयोजन आचार्य ने ही, सुश्रुत ने अपनी संहिता में प्रदर्शित किए हैं उत्तर तंत्र में, और चरक ने भी संहिता में अंतिम अध्याय में प्रयुक्त किए हैं। तो चलिए, प्रयोजन से ही प्रीति होती है, प्रयोजन जानने पर ही व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है। और यह जो तंत्र युक्ति है, यह तंत्र युक्ति सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद में ही है ऐसा नहीं है। आयुर्वेद के अलावा अर्थशास्त्र हो, काम शास्त्र हो, वात्स्यायन रचित, या ऐसे कई जो तंत्र ग्रंथ है जो व्यावहारिक परिपाटी में जिसका हम प्रयोग करते, ऐसे जो कोई भी शास्त्र है उस शास्त्र को समझने के लिए यह तंत्र युक्तियां प्रयोजित की गई है सभी शास्त्रों में। तो अत्र आसम तंत्र युक्ति नाम किम प्रयोजनम, कि यह तंत्र युक्ति का क्या प्रयोजन है। तो सुश्रुत बताते हैं वाक्य योजनम अर्थ योजनम च, एक तो वाक्य की योजना करना, वाक्य निर्माण करना, सही से वाक्य का बोध करना, और दूसरा है अर्थ योजन, इससे हमें अर्थ बोध होना चाहिए। तो बताते हैं आगे कि वाक्य योजनम अर्थ योजनम च इति वाक्यस्य असंबद्धस्य योजनम संबंधम वाक्य योजनम। जो असंबद्ध वाक्य है, हम संहिता में देखते हैं कि जो रचना होती है वह संस्कृत में सारी रचना छांदसिक होती है, यानी छंदों में निबद्ध होती है। अनुष्टुप छंद है, इंद्र वज्रा है, उपेंद्र वज्रा है, इत्यादि छंदों में निबद्ध रहती है। और जब रचनाएं छंदों में निबद्ध रहती है तब वहां कवि, लेखक या आचार्य को पद कैसे भी रख सकते, यानी रामः फलम खादति ऐसा भी आप लिख सकते हैं, फलम खादति रामः ऐसा भी लिख सकते हैं, खादति फलम रामः खादति जैसा भी लिखिए, लेकिन उस वाक्य का अर्थ में कोई परिणाम नहीं होता। वाक्य का अर्थ जैसे भी आप वाक्य को लिखे, लेकिन वाक्य का अर्थ तो होगा राम ही फल खाता है, राम फल खाता है, ऐसा ही होगा। यदि हम फलम खादति राम कह देंगे तो लक्ष्मण या और कोई वह फल नहीं खाएगा, राम ही खाएगा। तो उसी प्रकार से वाक्यों को संबद्ध करने के लिए यह वाक्य योजना और फिर लीनस्य असंगतस्य च अर्थस्य प्रकाशनम संगतिकरणम च अर्थ योजना। काफी बार संहिताओं में कई स्थानों पर अर्थ जो है वह निहित रहता है, ठीक है। जैसे आकाश में जब सूर्य प्रदीप्त होता है, सूर्योदय होता है, लेकिन यदि उसके बीच में बादल आ जाए तो वह बादल जो है वह सूर्य को ढक देते। वास्तव में तो सूर्य को कोई ढक ही नहीं सकता, लेकिन हमारे चक्षुष्पथ से हमें ऐसा प्रतिभाषित होता है कि सूर्य ढक गया। तो उसी प्रकार काफी बार संहिताओं में भी कुछ अर्थ जो है वह लीन हो जाता है, अप्रकटित रहता है, तो उसके भी अर्थ बोधन के लिए अर्थ योजन आवश्यक है। तो इन सभी वाक्य योजना और अर्थ योजना के लिए तंत्र युक्ति अति आवश्यक है। जैसे कि उद्देश्य, निर्देश आदि जो तंत्र युक्तियां है वह वाक्य योजन के लिए है, और अधिकरण, पदार्थ, ऊह्य आदि जो तंत्र युक्तियां है वह अर्थ योजन के लिए है। भवन्ति छात्र श्लोकाः। अब
उसी प्रयोजन में आगे बढ़ते हुए सुश्रुत कहते हैं, असद्वादी प्रयुक्तानां वाक्यानां प्रतिषेधनम स्ववाक्य सिद्धिरपि च क्रियते तंत्रयुक्तितः व्यक्ता नोक्तासु ये यर्था लीना ये चाप्य निर्बला लेशोक्ता ये च केचित् स्युः तेषां चापि प्रसादनम। जिस प्रकार से असदवादी जो पूर्व पक्षी है उनकी युक्तियों को निषिद्ध करके प्रतिरसम पाक, ठीक है, तो असदवादी दर्शन वाली जो विचारधारा है तो उनकी तंत्र युक्ति का निरासन करके हमारी युक्तियों को, हमारे उत्तर पक्ष को, हमारे निर्णय को प्रतिफलित करना, यह भी एक तंत्र युक्ति का फल है। जैसे कि प्रतिरसम पाक, ऐसा असदवादियों का मत है कि रस में प्रतिरसम, प्रतिरस का पाक होता है, तो वह अपदेश नाम की तंत्र युक्ति से यह कहना चाहते हैं असदवादी जो पूर्व पक्षी है कि प्रतिरस में पाक होता है, लेकिन आचार्य उसको निराकृत कर देते हैं, यानी निष्कासित कर कर कह देते हैं निर्णय नाम की तंत्र युक्ति से कि द्विविध पाक है। और आगे जैसे बताया कि जो अर्थ व्यक्त नहीं है, स्पष्ट नहीं है, या तो वह गूढ़ अर्थ में समाहित है या कुछ कम बताया गया है जिसके बारे में, तो यह सारी जो कठिनाइयां है उसको जानने के लिए तंत्र युक्ति का अध्ययन अति आवश्यक है। और फिर एक लौकिक उदाहरण प्रयुक्त करते हुए तंत्र युक्ति का महात्म्य हमारे सामने प्रतिभाषित करते हैं कि यथा अंबुज वनस्यार्क अंबुज अंबो जातः अंबुजः, जो अंबु यानी जल, पानी, नीर, जो कुछ भी कहे वाटर, तो जो जल में ज यानी उत्पन्न होना, अंबु से जो उत्पन्न होता है, तो अंबुज शब्द कमल के लिए रूट शब्द है। ऐसे तो अंबुज को करदम भी कह सकते हैं, शैवाल भी कह सकते हैं, लेकिन अंबुज शब्द कमल के लिए रूट है। तो जिस प्रकार सूर्योदय होने पर कमल विकसित होता है, अर्क यानी कमल, अर्क यानी सूर्य, तो जिस प्रकार सूर्योदय होने पर कमल प्रकाशित होते, कमल विकसित होते हैं, और वेश्मनः यथा प्रदीपः, यथा वेश्मनः प्रदीपः, जिस प्रकार गृह में, घर पर दिया जलाने पर या लाइट करने पर, ट्यूबलाइट करने पर पूरा घर प्रकाशित हो जाता है, उसी प्रकार से यह तंत्र युक्ति को समझ लेने पर सारी जो संहिताएं है वह उसका अर्थ, उसका वाक्य योजन, उसका प्रबोधन हमें ठीक ठीक से प्रतिभाषित होने लगता है। तो यही श्लोक चरक ने भी बताया, यही श्लोक सुश्रुत ने भी बताया है। तो चरक ने भी तंत्र युक्ति का महात्म्य प्रयोजन प्रतिभाषित करते हुए कहा है, तंत्रे समास व्यासोक्ते भवन्ति एता हि कृष्णसः एकदेशेन दृश्यन्ते समासाभिहते, तथा कि यह तंत्र कैसा है, यह शास्त्र कैसा है, आयुर्वेद शास्त्र चरक संहिता कैसी है, तो जहां पर आचार्य को समास शैली की, विस्तार की आवश्यकता लगी तो वहां उन्होंने व्यास शैली का प्रयोग किया, और जहां उनको संक्षिप्त कथन कहना अभिष्ट लगा वहां पर उन्होंने समास शैली को प्रतिभाषित किया। ऐसे तो समास और व्यास भी एक निर्वचन निरुक्ति तंत्र युक्ति है जिसको हम आगे देखेंगे। तो इस प्रकार से समास और व्यास शैली को समझने के लिए भी तंत्र युक्ति अति आवश्यक है। और जो यह श्लोक है, यथाम्बुजवनस्यार्कः प्रदीपो वेश्मनो यथा प्रबोधन प्रकाशार्थ तथा तंत्रस्य युक्तया, तो इस जो अर्थ है यह तो हमने सुश्रुत संहिता के पूर्वोक्त स्लाइड में जब देखा तभी स्पष्ट हो गया है, इसलिए फिर से उसका दुरुक्ति निरुक्ति या नहीं करेंगे। उसके बाद एकस्मिन् अपि यस्येह शास्त्रे लब्धास्पदामति सशास्त्रम अन्यदप्यासु युक्तिज्ञत्वात् प्रबुध्यते, इस शास्त्र में जिसकी अच्छे से गति हो चुकी है तो वह अन्य शास्त्रों में, अन्य संहिताओं में भी बड़ी आसानी से प्रवेश कर सकता है। और फिर
अंतिम में बताते हैं अधियानोपि शास्त्राणि तंत्र युक्त्या विना भिषक नाधिगच्छति शास्त्रार्थान अर्थान भाग्यशये यथा। यदि तंत्र युक्ति के बिना आपने शास्त्र का अध्ययन कर लिया, संहिता पढ़ ली, ठीक है, आपको डिग्री मिल गई, आप आयुर्वेदाचार्य हो गए, आपको बीएमएस की डिग्री मिल गई, लेकिन यदि आप शास्त्र का सही सही आचार्य जो कहना चाहते हैं उसका अर्थ आप ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं और अनुवादित ग्रंथ पढ़ रहे हैं, ट्रांसलेशन हर किसी का पढ़ रहे हैं, गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी ट्रांसलेशन पढ़ पढ़ कर एग्जाम दे रहे हैं, तो उससे आपको डिग्री या तो मिल जाएगी, लेकिन आचार्य का जो तात्पर्य है, आचार्य का जो विलक्षण हेतु है, विलक्षण प्रयोजन है, वह आप ठीक से नहीं जान पाएंगे। और जो इनोवेशन है आयुर्वेद में, जो रिसर्च है आयुर्वेद में, वह आप नहीं कर पाएंगे। यदि आप ठीक से तंत्र युक्ति पढ़ेंगे तो आचार्य जो आज से 2000, 2500 या 3000 साल पहले जो बात कहना चाहते थे वो बात आज भी आप तंत्र युक्ति के माध्यम से उसी अर्थ में समझ सकते हैं, वह आप ट्रांसलेशन से नहीं समझ सकते। इसीलिए कहा नाधिगच्छति शास्त्रार्थान अर्थान भाग्य क्षय यथा। जिस प्रकार भाग्य के क्षय होने पर जो हमारी धन संपत्ति है, अर्थ जो है वह नष्ट हो जाता है और फिर से भाग्योदय होने पर धन प्राप्त होता है, उसी प्रकार से आप कितना भी शास्त्र पढ़ लीजिए, तंत्र युक्ति नहीं पढ़ी तो सारा गुड़ गोबर हो जाएगा। तो यह है तंत्र युक्ति का महात्म्य। इसलिए यह जो आगे हम 32, 36 या 40 जो भी तंत्र युक्ति देखेंगे उसका कितना इंपॉर्टेंस, कितना वेटेज आचार्य दे रहे हैं, चरक, सुश्रुत इत्यादि, वह हमें जानना चाहिए। फिर बताया है दुर्गृहीतम क्षिणोत्येव शास्त्रम शस्त्रम इवा बुधम सुगृहीतम तदेवग्नम शास्त्रम शस्त्रम च रक्षति। शास्त्र और शस्त्र की तुलना की हुई है कि यदि कोई अनभ्यस्त व्यक्ति है, कोई अशिक्षित व्यक्ति जो है शस्त्र के बारे में, जिन्होंने शस्त्र का प्रशिक्षण नहीं लिया है, यदि उसके हाथ में कोई शस्त्र आ जाए, तलवार इत्यादि, तो वह न तो अपनी रक्षा कर पाता है न दूसरों की रक्षा कर पाता है, अपनी ही तलवार से अपना सिर जो है वह छिन्न भिन्न कर देता है। तो उसी प्रकार से यदि ठीक से शास्त्र भी नहीं समझा तो वह न तो अपना कल्याण कर पाएगा, न तो रोगी का, या न तो अन्य किसी का कल्याण कर पाएगा। लेकिन यदि ठीक से शस्त्र की यदि परीक्षा कर ली, यदि ठीक से शस्त्र का प्रशिक्षण ले लिया, तो इसीलिए जो कहा गया था 1.25 लाख से लड़ाऊ, यदि एक व्यक्ति जो हो अच्छा प्रशिक्षित हो तो वो हजारों व्यक्ति से भी वह लड़ सकता है। ऐसा सिख संप्रदाय की काफी सारी शौर्य गाथाएं जो है सिख धर्म की, तो उसमें हमें यह बात प्राप्त होती है। गुरु गोविंद जी जो है वह कहते थे 1.25 लाख से एक लड़ाऊ। तो यही बात है कि यदि ठीक से हमने शस्त्र का प्रशिक्षण लिया या शास्त्र का प्रशिक्षण लिया तो हमें और किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो आगे अब विभिन्न आचार्यों के मत से कितनी तंत्र युक्तियां है इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले चरक संहिता जो है वह चरक संहिता में 36 यानी कि 36 तंत्र युक्ति चरक ने परिगणित की हुई है। सिद्धि स्थान जो है अंतिम स्थान, उसके उत्तर बस्ती नाम का अंतिम अध्याय है 12वां, उसमें चरक ने यह 36 तंत्र युक्तियां परिगणन की है। उन्होंने चरक ने कोई भी तंत्र युक्ति की व्याख्या नहीं दी हुई है, वह उन्होंने डलहन वगैरह जो चक्रपाणी टीका है वहां पर लिखी हुई है। ऐसे चरक ने सिर्फ 36 तंत्र युक्तियां है उसका मात्र गिनती की हुई है, नाम परिगणन किया है और तंत्र युक्ति पढ़ने का प्रयोजन बताया है। और सुश्रुत संहिता में 32 तंत्र युक्तियां परिगणित
की गई है, यानी 32 तंत्र युक्ति जो है वह सुश्रुत संहिता में है। उत्तर तंत्र जो है सुश्रुत संहिता में, उसमें एक सेपरेट अध्याय ही, अंतिम अध्याय जो है संहिता का, तंत्र युक्ति नाम का अध्याय आचार्य सुश्रुत ने हमें दिया है। और सुश्रुत ने बड़े ही आसानी से सारी तंत्र युक्तियों को अध्याय में ही समझाया है, उसके उदाहरण भी दिए हैं, एग्जाम्पल भी हमारे सामने प्रतिभाषित किए हुए हैं। इसके अलावा आयुर्वेद शास्त्र के अलावा, जैसा कि मैंने बताया था कि काम शास्त्र जो वात्स्यायन का है, ऐसे तो काम शास्त्र जो है वह भी आयुर्वेद का ही एक अंग है। जो वाजीकरण हम पढ़ते हैं तो वह वाजीकरण का ही अंग काम शास्त्र है, लेकिन उनको विस्तार से प्रतिभाषित करने के लिए वात्स्यायन ने एक अलग शास्त्र, काम शास्त्र की रचना की सूत्र प्रणाली से, और फिर वही काम शास्त्र को आधार बनाकर कई सारे आचार्यों ने रति सर्वस्वम, रति रहस्यम, नाग सर्वस्वम, रति मंजरी इत्यादि कई सारे ग्रंथ जो हमारा तृतीय पुरुषार्थ है, काम पुरुषार्थ, उसको अधीन करके बनाए गए हैं। तो अर्थशास्त्र में भी 32 तंत्र युक्तियां कौटिल्य यानी कि चाणक्य कहे या विष्णुगुप्त कहे, उन्होंने 15वें अधिकरण, अंतिम अधिकरण में उन्होंने गिनाया है। इसके अलावा चक्रपाणि ने भट्टार अपनी टीका में भट्टार हरिश्चंद्र का नाम उल्लेखित करते हुए कहा है कि उन्होंने 40 तंत्र युक्तियां गिनाई है। अब 32, 36 और 40 तंत्र युक्तियां है, लेकिन वहीं पर चक्रपाणि जी वह हरिश्चंद्र की जो मत है उसकी जो अन्य 4 तंत्र युक्तियां है, परिप्रश्न, व्याकरण, व्युत्क्रांताभिधान और हेत्वाख्या, हेतु, ये 4 तंत्र युक्तियों को वह इन्हीं 36 तंत्र युक्ति में या 32 तंत्र युक्ति में वह समाविष्ट कर देते हैं। जैसे परिप्रश्न नाम की तंत्र युक्ति है वह उद्देश्य नाम की तंत्र युक्ति में अंतर्भूत हो जाती है। व्याकरण नाम की तंत्र युक्ति व्याख्यान में अंतर्भूत हो जाती है, और व्युत्क्रांताभिधान नाम की तंत्र युक्ति निर्देश या प्रभेद में, और हेतु जो है वह प्रत्यक्षादि प्रमाण के आधारित जो तंत्र युक्ति है उसमें अंतर्भूत या समाविष्ट हो जाती है। तो यानी कुल मिलाकर 36 तंत्र युक्ति हम चरक के आधार पर रख सकते हैं, या फिर 32 तंत्र युक्ति हम रख सकते हैं। तो इन तंत्र युक्तियों को जाने उससे पहले हम कुछ इसमें क्या डिफरेंस है, क्यों सुश्रुत ने 32 रखी, अर्थशास्त्र में 32 रखी, तो 32 सामान्य है या फिर कौन सी है, वह भी हमें ज्ञान होना चाहिए। तो चरक संहिता जो है उसमें 4 जो तंत्र युक्तियां है जो अधिक है वह है प्रत्युत्सार, उद्धार, संभव और अनेकात। यह 4 तंत्र युक्ति चरक संहिता में अधिक है। प्रत्युत्सार, ऐसे तो 6 गिनेंगे तो होगी निर्णय, प्रत्युत्सार, प्रयोजन, उद्धार, संभव और अनेकांत। सुश्रुत संहिता में गिनेंगे तो है अनेकांत और निर्णय। 30 जो तंत्र युक्तियां है वह 30 तंत्र युक्तियां अर्थशास्त्र हो, सुश्रुत संहिता हो या चरक संहिता हो, सभी में कॉमन है, लेकिन जो गिनती का तफावत है वह 32 या 36 में है। अब सुश्रुत संहिता में अनेकांत नाम की तंत्र युक्ति है और निर्णय नाम की तंत्र युक्ति है। फिर अर्थशास्त्र में जो उत्तर पक्ष नाम की तंत्र युक्ति है उसी तंत्र युक्ति को सुश्रुत संहिता और चरक संहिता में निर्णय नाम से बताया गया है। ये तीनों में, चरक संहिता हो या सुश्रुत संहिता हो, अर्थशास्त्र हो, यहाँ पर पूर्व पक्ष नाम की तंत्र युक्ति कॉमन है, सामान्य है, लेकिन पूर्व पक्ष के बाद उत्तर पक्ष जो है वह अर्थशास्त्र में उसे उत्तर पक्ष कहते हैं, और चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में उसे निर्णय कहते हैं। और अर्थशास्त्र में एक उपमान नाम की तंत्र युक्ति को परिगणित किया गया है, लेकिन सुश्रुत संहिता में उपमान को न परिगणित करते हुए उन्होंने अनेकांत नाम की तंत्र युक्ति को समाविष्ट किया है। तो इस प्रकार से हमने 30 सामान्य तंत्र युक्तियां कॉमन कौन सी है,
32 में किस प्रकार से, 36 कैसे हुई और 40 कैसे तंत्र युक्तियां होती है उसके बारे में जाना। तो अब नाम परिगणन कर लेते हैं। तो कौटिल्य विरचित अर्थशास्त्र में कौन सी तंत्र युक्ति है वह आपके समक्ष प्रकटित है। अधिकरण, विधान, योग, पदार्थ, हेत्वर्थ, उद्देश्य, निर्देश, उपदेश, अपदेश, अतिदेश, प्रदेश, उपमान, अर्थापत्ति, संशय, प्रसंग और विपर्य, यह 16 हुई। यहाँ पर उनकी तंत्र युक्ति का नाम लिखा हुआ है और इनके सामने जो लिखा हुआ है वह तंत्र युक्ति का लक्षण है। जैसे अधिकरण नाम की तंत्र युक्ति है तो अधिकरण नाम की तंत्र युक्ति का लक्षण क्या है? यम अर्थम अधिकृत्य उच्यते तद अधिकरणम। विधान यानी शास्त्रस्य प्रकरणानुपूर्वी विधानम। इसी प्रकार दूसरी जो 16 है वह इस प्रकार से है। विपर्यय, वाक्यशेष, अनुमतम, व्याख्यानम, निर्वचनम, निदर्शनम, अपवर्ग, स्वसंज्ञा, पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष, एकांत, अनागतावेक्षणम, अतिक्रांतावेक्षणम, नियोग, विकल्प, समुच्चय और उह्यम। उसी प्रकार से आपके सामने सुश्रुत संहिता की जो तंत्र युक्तियां है, 32 तंत्र युक्तियां, जिसके बारे में मैंने बताया था कि सुश्रुत संहिता में जो 30 तो कॉमन है, 2 है, उसमें एक अनेकांत तंत्र युक्ति है जो अर्थशास्त्र में उपमान तंत्र युक्ति है, उसके बजाय अनेकांत तंत्र युक्ति का सुश्रुत प्रयोग करते हैं। और उत्तर पक्ष जो तंत्र युक्ति है अर्थशास्त्र में, उसके स्थान पर निर्णय नाम की तंत्र युक्ति हमें आचार्य बताते हैं। तो आपके सामने यह 32 तंत्र युक्ति है, आप पढ़ सकते हैं। और इसके बाद चरक ने इस प्रकार से षट्त्रिंशता विचित्राभिर भूषितम तंत्र युक्ति भी, ऐसा कहा है कि 36 तंत्र युक्ति से यह तंत्र जो है यह विभूषित होता है, शोभायमान होता है। और उन्होंने श्लोक में परिगणन कराया है। तत्राधिकरणं योगो हेत्वर्थोऽर्थ पदस्य च प्रदेशोद्देश निर्देश वाक्यशेषा प्रयोजनम् उपदेशापदेशाति देशार्थापत्ति निर्णयाः प्रसंगैकान्तनैकान्ता सापवर्गो विपर्ययः पूर्वपक्ष विधानानुमतव्याख्यान संशयाः अतीतानागतावेक्षा स्वसंज्ञो समुच्चयाः निदर्शनं निर्वचनं सन्नियोगो विकल्पनं प्रत्युत्सारस्तथोद्धारः संभवः तंत्रयुक्तयः। तो इस प्रकार चरक ने भी अपने चरक संहिता में 36 तंत्र युक्तियां जो है यह इस प्रकार से परिगणित की हुई है, जिसमें 6 जो अधिक है, 30 कॉमन है, उसमें से 6 कौन कौन से है यदि फिर से बताऊं तो निर्णय है, प्रत्युत्सार है, प्रयोजन है, उद्धार है, संभव है और अनेकांत, ये 6 तंत्र युक्तियां उन्होंने बताई है। तो अब इस वीडियो के माध्यम से हमने तंत्र युक्ति इस शब्द का निर्वचन, निरुक्ति, तंत्र युक्ति शब्द का अर्थ और तंत्र युक्ति की व्युत्पत्ति के बाद हमने तंत्र युक्ति का अध्ययन क्यों करना चाहिए, शास्त्र के लिए तंत्र युक्ति की इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में पढ़ा और विभिन्न आचार्यों के माध्यम से कितनी तंत्र युक्तियां हैं उसका भी हमने एक तुलनात्मक अध्ययन किया। तो आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपका जो तंत्र युक्ति के बारे में आपके जो कॉन्सेप्ट है वह क्लियर हुए होंगे। यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। इसके बाद के वीडियो में, अभी यह तंत्र युक्ति के विषय पर 2 या 3 या 4 वीडियो बनेंगे, क्योंकि हम चरक के अनुसार और विभिन्न आचार्यों के अनुसार यह सभी 36 तंत्र युक्तियां जो है उनका लक्षण, एग्जाम्पल, उदाहरण, लक्षणोदाहरण के साथ हम इसका अध्ययन करेंगे। तो इसके बाद हम यही सभी तंत्र युक्ति का अध्ययन शुरू करेंगे।
तो आज का जो यह वीडियो है यहाँ पर्यंत हम रखते हैं। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्र सर्कल में या अध्ययन समूह में आप इसे प्रेषित कीजिए और संस्कृत वयूनम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्तु, धन्यवादः, पुनर्मिलामः।